आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं। आज हम इस ई व्याख्यान में लागतों की अवधारणा के बारे में कुछ समझेंगे, जानेंगे और लागत वक्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं और लागत वक्रों की विभिन्न लागतों के जो वक्र बनाए जाते हैं उनका शेप किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बाजार के स्वरूप और उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में बताया था और अंत में मैंने ये बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिताओं के अर्थ और परिभाषा और विशेषताओं के बाद हम पूर्ण प्रतियोगिता और अन्य अन्य जो विभिन्न बाजार हैं उनके अंतर्गत फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है और यदि फर्म लाभ की स्थिति में है तो कैसी होगी और हानि की स्थिति में है तो किस प्रकार का उसका जो लागत और आगम वक्र होंगे। और ये हम जानते हैं कि जब फर्म का संतुलन होता है तो संतुलन की दो शर्तें होती है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MRMC के बराबर होना चाहिए। और जिस जगह MRMC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पर MC ऊपर चढ़ते हुए होनी चाहिए, ऊपर चढ़ती हुई काटती होनी चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं और इन दो शर्तों को यदि शॉर्ट में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर चढ़ते हुए काटे वही बिंदु फर्म के संतुलन का बिंदु होता है और फर्म के संतुलन के बिंदु से ही कीमत ज्ञात की जाती है और उत्पत्ति की मात्रा तय की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की और विभिन्न प्रकार के कॉस्ट की या लागतों की, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये कॉस्ट कौन कौन सी होती है और कॉस्ट कर्व्स किस तरह से, यानी लागत वक्र किस प्रकार के होते हैं, उनका शेप किस प्रकार का होता है, वो पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होगा, तो अपूर्ण प्रतियोगिताओं में और एकाधिकार के अंतर्गत इनके शेप किस प्रकार से होंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि लागत वक्र क्या है। उसके बारे में आज इस ई व्याख्यान में हम लागत वक्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। समय तत्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति की लागतों पर। ये मैंने आपको उस समय बताया था जब हम पढ़ रहे थे उत्पादन फलन को यदि मोटे तौर पे देखा जाए तो हम तीन जो रूप है उसमें देख सकते हैं। वास्तविक लागत रियल कॉस्ट, और अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट। ये मोटे तौर पर या फिर हम ऊपरी तौर पे जब देखते हैं तो उसमें कह सकते हैं वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट वस्तु के उत्पादन में वो लागत होती है जो सभी प्रकार के प्रयत्न और त्याग करने होते हैं उस वस्तु के उत्पादन के लिए, लेकिन इसको ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मार्शल कहते हैं कि वास्तविक लागत को ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें अवसर लागत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अवसर लागत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि वास्तविक लागत के, क्योंकि वास्तविक लागत को ज्ञात करना बहुत कठिन होता है क्योंकि सभी प्रकार के प्रयत्न और सभी प्रकार के त्याग निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अवसर लागत के बारे में अवसर लागत को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अवसर लागत का अर्थ जो है सामान्य शब्दों में इस तरह से लगाया जाता है कि एक उत्पादन का साधन जहाँ पर लगा हुआ है और उसे जो भी मिलता है वो उसके लिए आय होती है और उत्पादक के लिए उस साधन को चुकाया जाने वाला जो भी मुद्रा है या जो भी धन है या जो भी प्रतिफल है वही उत्पादक के लिए लागत होती है और यही अवसर लागत कहलाती है। क्योंकि कोई भी साधन अपने द्वारा उत्पादन में दिए गए योगदान के बदले कम से कम उतना तो चाहता है जितना वह योगदान देता है, या फिर इससे अधिक यदि कहीं दूसरी जगह मिलता है तो वह उस अवसर का फ़ायदा उठाएगा और तुरंत ही अपना जो कार्य है वहाँ बंद करके दूसरी जगह चला जाएगा। अर्थात
यदि अवसर प्राप्त होता है तो कोई भी उत्पादन का साधन एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चला जाता है। जैसे कि हम कई उदाहरण दे सकते हैं, चाहे रजनीकांत का दें और चाहे किसी और चीज़ का दें, जहाँ पर उसे अधिकतम मजदूरी मिलती है, श्रम वहीं नियोजित होना चाहता है और वही उसके लिए अवसर लागत होती है। अवसर लागत को चुकाने का जो तरीका होता है वो मुद्रा के रूप में होता है, इसलिए इसको मौद्रिक लागत के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। और चूंकि जो उत्पादन के साधन हैं उनको जो चुकाई जाती है, वह उत्पादन के साधन के लिए तो आय होती है, लेकिन वह मुद्रा के रूप में चुकाई जाती है। और ठीक इसी तरह से उत्पादक के द्वारा जो कुछ भी प्रतिफल के रूप में चुकाया जाता है उत्पादन के साधनों को, वह उसके लिए लागत होती है और वो मुद्रा में चुकाई जाती है, इसलिए मौद्रिक लागत होती है। और मौद्रिक लागत को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है, अंतर्निहित और निहित। यानी कि व्यक्त की जा सकती हो और एक व्यक्त नहीं की जा सकती। व्यक्त तो वह है जो कि वास्तव में मुद्रा के रूप में चुकाई जाती है और देखिए दिखती है, और अंतर्निहित या अव्यक्त वो होती है जो कि होती तो है वास्तव में, लेकिन उसका कोस्ट कई बार नहीं लगाया जाता है, या फिर वो स्वयं के साधनों द्वारा जो उत्पादन में योगदान दिया जाता है। और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर हम कभी देखते हैं कि एक दुकान है घर में खोली हुई है और एक व्यक्ति है जो उस पे बैठता है, लेकिन वो जब खाना खाते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जाना होता है उनको, तो दूसरा व्यक्ति भी उस जगह बैठ जाता है। और कई बार ज़्यादा ग्राहक होते हैं तो एक से अधिक भी वहाँ पे कार्य करते हैं, लेकिन वो अपनी कोस्ट में एक व्यक्ति का ही जोड़ता है। तो ये जो दूसरे व्यक्ति ने जो सहयोग किया है या फिर साज सामान के लिए जो चीज़ें लगाई है और उसके ऊपर खर्च है, वो अंतर्निहित या अव्यक्त लागतों के रूप में कही जाती है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और जो लागतें मुख्य रूप से समय के साथ में होती है या उत्पादन फलनों के साथ में जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि समय तत्व का लागतों और उत्पत्ति की मात्रा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और जो उत्पादन फलन है उनको हमने समय तत्व के आधार पर या काल खंड के आधार पर दो भागों में बांटा था, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसलिए लागतें भी दो प्रकार की दो भागों में बांटी जा सकती है। अल्पकालीन लागतें यानी अल्पकाल के दौरान जब उत्पादन किया जाता है और अल्पकाल के दौरान जो कुछ भी खर्चा होता है वह अल्पकालीन लागतें हैं। और जब दीर्घकाल होता है तो दीर्घकाल के अंतर्गत जो कुछ भी उत्पादन के बदले उत्पादन के लिए खर्च किया जाता है वो दीर्घकालीन लागतों के अंतर्गत आता है। अल्पकालीन लागतें अपने आप में 7 प्रकार की होती है। अल्पकालीन लागतें अपने आप में 7 प्रकार की होती है, और वे कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, और यह चित्र है एक्स एक्सिस पे हमने लिया है उत्पादन की मात्रा जो कि 1000 टनों में है, और ये वाई एक्सिस में हमने रुपयों में लागतों को बताया है। ये चित्र मैंने सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा छपी हुई है उसमें से लिया हुआ है। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमने उत्पादन की मात्रा और दूसरी तरफ हमने लागतों को लिया है, लागत वक्रों को लिया है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि 3 तरह के वक्र दिखाई दे रहे हैं। एक है TFC, एक है TVC और एक है STC। इन तीनों का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। TFC का मतलब होता है कुल फिक्स्ड कोस्ट, यानी कि कुल स्थिर लागत। एक है TVC, टोटल वेरिएबल कोस्ट, और इन दोनों का जोड़ है STC, शॉर्ट रन टोटल कोस्ट या फिर टोटल कोस्ट। हम सबसे पहले टोटल कोस्ट को लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पादन लागत यानी टोटल प्रोडक्शन कोस्ट को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए किए गए समस्त व्ययों का योग कुल उत्पादन लागत या कुल लागत कहलाता है, जिसे हम TC भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं और STC भी कह सकते हैं, जैसा कि चित्र में आप STC के रूप में
देख रहे हैं जो कि गोले में है, और इसका ये शेप है। ये इसका शेप यहाँ से क्यों है, देखिए एक का जो शेप है वो जीरो से कुछ ऊपर से शुरू हो रहा है, और एक का शेप है जीरो से आरंभ हो रहा है, लेकिन एक का शेप है यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन इसका शेप जो है, जहाँ से TFC शुरू हो रही है वहाँ से STC शुरू हो रही है, लेकिन इसका शेप TFC जैसा नहीं है, इसका शेप है TVC जैसा। और जितना अंतर TFC और जीरो के बीच में है उतना ही अंतर इन दोनों के बीच में भी पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि STC यानी कि कुल उत्पादन में जो कुल लागत आती है वह लागत टोटल कॉस्ट कहलाती है, और यह अल्पकाल से संबंधित है। इसलिए अल्पकाल में कुल स्थिर लागतों और कुल परिवर्तनशील लागतों का जोड़ STC या कुल लागत होती है। इसलिए जहां पर जीरो है वहां पर मिनिमम TFC यानी स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत 1000 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में जीरो पर यह 1000 कम से कम होगी। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे TVC जीरो ही है, इसलिए उसके बाद में TVC जो जो बढ़ती है उसके अनुरूप ही इसका शेप भी बढ़ता जाता है आगे, और जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ सब जगह ये है। क्योंकि ये चित्र जो है वो मैंने फ़ोटो खींच के लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो अंतर है TFC का 1000 और जीरो के बीच में जो अंतर है वही अंतर इन दोनों के बीच में है, STC और TVC के बीच में रहेगा सदैव के लिए। और STC का शेप TVC के शेप जैसा होगा, लेकिन आरंभ का बिंदु TFC से होगा। इसका कारण है कि यह TFC और TVC दोनों का जोड़ होती है, इसलिए। और अब हम चलते हैं TFC क्या है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत उत्पादन में लगाए गए समस्त प्रकार के स्थिर साधनों पर किया गया व्यय कुल स्थिर लागत होती है, और यह एक बंधी हुई लागत होती है, चाहे उत्पादन जीरो हो या चाहे उत्पादन बहुत अधिक हो। इसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, इसका संयंत्र के आकार से संबंध होता है। अर्थात प्लांट कितना बड़ा है, यदि हम 10,000 करोड़ का प्लांट लगाते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए पहले ही फिक्स हो गए, उतने खर्च करने ही पड़ेंगे। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि 1,000 रुपये मशीनरी और भवन जमीन या कुछ भी है उसके किराए या उसको खरीदने के लिए जहाँ पे वो लगाई जा रही है, जो फिक्स्ड के रूप में लगाई जा रही है वो फिक्स हो गया, एक बार खर्च कर दिया तो कर दिया। अब वो उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उतना ही रहता है, जीरो उत्पादन पर भी उतना ही है और अधिकतम उत्पादन पर भी वो इतना ही है। यानी 10 उत्पादन करना है तो भी इतना ही है, 10,000 टन, क्योंकि 1000 टन में लिख रखा है, और 1,000 टन करना है तो भी उतना ही है, और जीरो उत्पादन कर रहे हैं तो भी उतना ही है। क्यों, क्योंकि यह संयंत्र के आकार के बराबर इसकी कुल लागत आ जाती है। इसलिए जितना संयंत्र का आकार है उसके अनुसार मशीनरी खरीदनी पड़ती है, और अन्य ऐसे स्थायी साधन जो कि जिनकी कॉस्ट स्थिर हो जाती है, जिनको बदला या घटाया या नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसे साधन जो परिवर्तित नहीं किया जा सकते, ऐसे साधन, उन पर जो खर्चा किया है वो फिक्स हो जाते हैं। वो जीरो उत्पादन पर भी उतने ही रहते हैं और अधिकतम उत्पादन पर भी उतने ही रहते हैं। इसलिए यह जीरो से आरंभ होती है, उसके बाद में समानांतर एक्स एक्सिस के समानांतर चलती रहती है। अर्थात जीरो से आरंभ होकर हॉरिजॉन्टल इसका शेप होता है। ये जैसा कि मैंने बताया कि स्थिर साधनों पर किया गया खर्च, स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्च टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। इसे मार्शल ने पूरक मांग कहा है। इसे मार्शल ने पूरक मांग कहा है, पूरक लागत कहा है। और तीसरी जो है वो लेते हैं TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वह मार्शल ने इसे प्रमुख लागत कहा है, क्योंकि यही उत्पादन की मात्रा को तय करेगी और यही कुल लागत के शेप को भी तय करती है। यदि ये लगाते हैं तो उत्पादन होता है,
और यदि ये नहीं लगाते हैं, ऐसे साधन जो परिवर्तनशील साधन है वो लगाते हैं तो उत्पादन होता है, नहीं लगाते हैं तो उत्पादन नहीं होता है। इसलिए इसको प्रमुख लागत कहा है। और इसमें घटत बढ़त हो सकती है, इसको घटाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। कुल स्थिर लागत को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, जो है वो है। लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत घटाई और बढ़ाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब घटाया जाता है तो लागत कम आएगी और बढ़ाया जाता है तो लागत अधिक आएगी। इसलिए इसका शेप जो है वो परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। और यह एक महत्वपूर्ण लागत है अल्पकाल में। उत्पादन में लगाए जाने वाले समस्त प्रकार के परिवर्तनशील साधनों पर किया गया व्यय कुल परिवर्तनशील लागत होती है। जैसे कच्चे माल पर, मजदूरों के चुकाई जाने वाली ईंधन या शक्ति के लिए, या कुछ मशीनरी की घिसावट भी इसमें शामिल की जाती है। ये सब टीवीसी के ही अंग माने जाते हैं और ये परिवर्तनशील होती है। ये तीन लागतें कुल को दर्शा रही है, यानी कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। अब हम आगे चलते हैं और इनके एवरेज के बारे में करते हैं बात। तीन लागत ये थी और चार लागतों के बारे में अब हम करेंगे। AFC, ABC, SAC और SMC, ये चार लागतें और हैं। कुल मिला के अल्पकाल में 7 प्रकार की लागतें होती हैं। 3 तो कुल से संबंधित है और 3 औसत से संबंधित है और एक सीमांत लागत कहलाती है। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो AFC और ABC और SAC जो है, ये AFC TFC का औसत है, ABC TVC का औसत है और SAC टोटल कॉस्ट का एवरेज है। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत जो है वह स्थिर लागत का औसत है, जिसे TFC में उत्पत्ति की मात्रा का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इसका सूत्र जो है वो है AFC बराबर TFC डिवाइडेड बाय Q, यानी कुल स्थिर लागत में उत्पत्ति की मात्रा का भाग देने से प्राप्त लागत औसत स्थिर लागत होती है। और यह ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरती हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने देखा कि यह 0 पर भी उतनी है और अधिकतम उत्पादन पर भी उतनी है। तो ज्यों ज्यों उत्पादन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों यह अधिक इकाइयों पर फैला दी जाती है। इसलिए औसत स्थिर लागत ऊपर बाएं से नीचे दाएं ओर गिरती हुई होती है। इसके बारे में अनेक बार प्रश्न RAS के या IS के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें अनेक बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी औसत लागत होती है जो कि ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरती होती है और क्यों होती है। तो इसलिए AFC ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरती हुई होती है और ज्यों ज्यों ये गिरती है उसके बाद ये धीरे धीरे इसकी जो गिरने की दर है वो बहुत कम होती जाती है। ज्यों ज्यों गिरती है त्यों त्यों इसकी दर गिरती जाती है। क्यों? क्योंकि कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती है तो ये उत्पादन की मात्रा के साथ में फैला दी जाती है, तो औसत इसका गिरता जाता है। यही कारण है ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर गिरती हुई होती है। और फिर लेते हैं हम ABC। ABC जो है वो है TVC का औसत, यानी TVC में यदि हम उत्पादन की मात्रा का भाग दें तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा औसत परिवर्तनशील लागत। यानी इसका सूत्र बनेगा ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q। यानी कुल परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाए तो औसत परिवर्तनशील लागत ABC प्राप्त हो जाएगी। यह पहले गिरती है कुछ देर तक, उसके बाद चढ़ने लगती है और धीरे धीरे चढ़ते 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 और ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी ये SAC को टच नहीं करती है। और ये तब तक गिरती है जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट इसको क्रॉस नहीं करती, तब तक ये
गिरती हुई होती है, और मार्जिनल कॉस्ट जो ही ये इसको क्रॉस करती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो एबीसी भी ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। यानी एसएमसी एवरेज कॉस्ट जो एसएससी है उसको भी और एबीसी इन दोनों को अपनी तरफ खींचती है, और यही तय करती है एसएससी और एबीसी का शेप। आगे बढ़ते हैं हम एसएससी के बारे में। एसएससी एएफसी और एवीसी का जोड़ होती है, तो इसको दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। एएफसी प्लस एवीसी इज इक्वल टू एसएससी हो सकता है, यानी कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों को जोड़ा जाए तो कुल औसत लागत प्राप्त हो सकती है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है यह टीवीसी का औसत होती है, एसटीसी का औसत होती है। इसलिए एसटीसी में यदि उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाता है तो भी कुल औसत लागत प्राप्त हो सकती है, और यह पहले गिरती हुई होती है और फिर चढ़ने लगती है। ये तब तक गिरती है जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट इससे नीचे होती है, और जब मार्जिनल कॉस्ट इसके बराबर होती है तो वह बिंदु एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु होता है, और उसके बाद जो ही मार्जिनल कॉस्ट इसको क्रॉस करके ऊपर चढ़ने लगती है तो औसत लागत भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इसलिए इसका शेप जो है वो उल्टे यू आकार का होता है। पहले ये गिरती है फिर ये चढ़ती है, तब तक गिरती है जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे होती है और क्रॉस नहीं करती है। और जहाँ पे ये दोनों एसएमसी और एसीएसी जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं वह एसएसी का न्यूनतम बिंदु होता है, और उसके बाद जो ही एसएमसी इसको क्रॉस करके ऊपर चढ़ने लगती है तो एसएसी भी ऊपर चढ़ने लगती है। अब हम चलते हैं जो इसका अंतिम बिंदु है एसएमसी की तरफ। एसएमसी के बारे में हम यदि देखें तो एसएमसी मार्जिनल कॉस्ट जो है वह संबंध रखती है परिवर्तनशील साधनों से, और परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ ज्यों ज्यों बढ़ती है तो पहले यह गिरती है, और उसके बाद क्योंकि यह औसत साधनों के क्योंकि यह स्थिर साधनों के साथ मिलकर उत्पादन की गति को बढ़ा रही होते हैं परिवर्तनशील साधन, इसलिए प्रत्येक अगली परिवर्तनशील इकाई लगाने पर जो उत्पादन की मात्रा है वो तेज गति से बढ़ने लगती है। यही कारण होता है कि एसएमसी पहले गिरती है लेकिन एक बिंदु के बाद में ये वापस ऊपर चढ़ने लगती है और ऊपर चढ़ती जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है और ऊपर चढ़ती जाती है, यानी कि एक बिंदु तक गिरती है उसके बाद में एसएमसी ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। तो इसका शेप भी कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ऐसे भी कई जगह दिखाया गया है तो कहीं पर ऐसे भी दिखाया गया है, दोनों ही सही है। लेकिन एसएससी जब भी इसके साथ बताया जाएगा तो ये इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि एसएससी जब तक मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है तब तक ये गिरता हुआ होता है, और जो ही मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर निकल जाता है तो ये बढ़ता हुआ होता है। ये इन दोनों के साथ में संबंध है इस प्रकार का। अब हम आगे बढ़ते हैं और दीर्घकालीन लागतों के बारे में बात करते हैं। यदि पैमाने के स्थिर प्रतिफल हैं तो LAC एक स्थिर पैरेलल जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है या समानांतर है ऐसा होगा, और यदि बढ़ते घटते प्रतिफल है तो इस तरह से पहले ये घटता हुआ है फिर बाद में बढ़ता हुआ है। दीर्घकाल से संबंधित लागतों की बात हम कर रहे हैं, और दीर्घकाल में दो प्रकार की लागतें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो होती है LAC और एक होती है LMC। LAC का मतलब है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, और LMC का मतलब है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे औसत लागत और सीमांत लागत की ही बात की जाती है। दीर्घकाल में दो ही प्रकार की लागतें होती हैं, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। जहाँ पर दीर्घकालीन औसत लागत को दीर्घकालीन सीमांत लागत क्रॉस करती है वह बिंदु दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है, और उससे पहले एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का जो संबंध है वो दीर्घकाल में भी वही रहता है और अल्पकाल में भी वही रहता है। अर्थात जब तक एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट उससे भी नीचे है। नीचे रहते हुए वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है लेकिन नीचे है। और लेकिन जब
एवरेज कोस्ट मार्जिनल कोस्ट के बराबर होती है तो एवरेज कोस्ट उस समय अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। उसके बाद जब मार्जिनल कोस्ट एवरेज कोस्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगती है तो एवरेज कोस्ट भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यही दीर्घकाल में भी लागू रहता है और अल्पकाल में भी लागू रहता है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि पैमाने का स्थिर प्रतिफल है तो LAC इस प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि जो भी साधन लगाए जा रहे हैं उनसे जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है वह स्थिर रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए उत्पादन का जो दशा है वो स्थिर अवस्था की है, तो लागतें भी स्थिर अवस्था की कहलाएगी। इसलिए LAC जो दीर्घकालीन LAC है, जिसका शेप जो है वो एक एक्स एक्सिस पर एक समानांतर रेखा की तरह होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और इस पर बहुत सारे SMC टच कर SAC और SMC टच करके जाते हैं। देखिए आप, यदि उत्पादन Q1 बिंदु पर करना है तो ये बिंदु सबसे अच्छा होगा, और यदि Q2 पर करना है तो ये बिंदु अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके बजाय यहाँ पर जो है अल्पकालीन लागतें अधिक आ रही है, इसलिए कोई भी Q2 पर नहीं रुकना चाहेगा और Q3 पर चलाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ Q2 पर लागतें आती है जितनी, उतनी लागतें ही इस पर Q3 पर आएगी। क्यों? क्योंकि वही SMC और SAC यहाँ पे प्राप्त हो रहे होते हैं। इस कारण से यद्यपि ये कहा जाता है कि LAC के प्रत्येक बिंदु पर कोई न कोई SAC टच करता है। और अब हम आगे चलते हैं और ये जो घटते बढ़ते प्रतिफल है उसके अंतर्गत देखें तो LAC पहले गिरता हुआ होता है और उसके बाद चढ़ता हुआ होता है। LMC पहले गिरता है उसके बाद में चढ़ता हुआ होता है। जहाँ पर न्यूनतम LAC है वहाँ पर LMC इसको लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट इसको क्रॉस करता है, और जब तक LAC गिर रहा होता है तब तक SAC गिरता हुआ LAC को टच करता है, लेकिन ज्यों ही यह न्यूनतम बिंदु पर होता है तो उस बिंदु पर SAC भी कोई न कोई जो इसको टच कर रहा होता है वो भी अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है, और ये ऐसा बिंदु होता है LAC का जो न्यूनतम बिंदु, वो ऐसा बिंदु होता है जहां पर LAC, LMC, SAC और SMC ये सभी चारों ही समान होते हैं। और इसके बाद ज्यों ही LAC बढ़ने लगता है तो SAC जो इसको टच करने वाले होते हैं वो बढ़ते हुए, यानी न्यूनतम बिंदु उनका पहले रह जाता है, उसके बाद में जब वो बढ़ रहे होते हैं उस समय वो उसको टच कर रहे होते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि LAC अनेक SAC को अपने अंदर समेटे हुए होता है। यही कारण है कि इसको लिफाफा वक्र भी कहते हैं। और अनेक SAC अपने न्यूनतम बिंदुओं पर SMC को टच करते हैं, और जब तक LAC गिर रहा होता है SAC उसको गिरता हुआ टच करता है, और जब LAC बढ़ रहा होता है तो SAC उसको बढ़ता हुआ टच करता है। लेकिन जहाँ पर LAC अपने न्यूनतम बिंदु पर है वहाँ पर LMC उसको क्रॉस कर रहा होता है, उसके बराबर होता है, और जो SAC उसके ऊपर टच कर रहा होता है LAC के न्यूनतम बिंदु पर, वहाँ पर SAC भी अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।